Hello, students. Good morning. How are you all? So, today we are going to read the second story of our book, Snapshots. The name of the story is The Address, and it is written by Marga Minko. मार्गा मिंको को एक और नाम से भी जाना जाता है, मार्गा फेस। ये जो है नीदरलैंड्स की रहने वाली है, यानी कि डच जर्नलिस्ट एंड राइटर भी है, और इनका जन्म 1920 में हुआ और इनकी डेथ जो है वो 2023 में हुई। यानी कि इन्होंने 103 साल का जीवन जिया, काफ़ी लंबा जीवन जिया। और इस कहानी के अंदर द एड्रेस स्टोरी जो है वो बहुत ही टचिंग स्टोरी है। इसके अंदर दो भागों में हमें युद्ध के परिणाम, यानी कि युद्ध से पहले का समय और युद्ध के बाद की विभीषिका, कि उसमें क्या अंतर आ जाता है लोगों के साधारण जीवन में, या उनकी सोच में, या उनके जीवन पर क्या प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव पड़ता है, ये हमें इसके अंदर लेखिका ने बताया है। तो ये उसका खुद का अनुभव है। जब हॉलैंड में युद्ध जारी था, उन्हें किन्हीं कारणवश अपना देश छोड़ना पड़ा, और जब देश छोड़ करके वो दूसरी जगह रहने लगे तो उसकी माँ ने उसको एक एड्रेस दिया था, एक लेडी का, कि अगर कभी मौका मिले तो वहाँ जाना और उस लेडी से मिल करके हमारा सामान जो है उसको, मैं जो कीमती सामान था वो दे करके आई हूँ, लाश को तो ले आना। समय बीतता रहता है। एक बार लेखिका जो हमारी जो वर्णन करता भी है, नरेटर मीन्स हु नरेट्स द स्टोरी, यानी कि जो कहानी भी सुना रही है वो लेखक भी है और नरेटर भी है। तो जब उसको मौका मिलता है वो वापस जाती है वहाँ हॉलैंड जो एड्रेस दिया हुआ था, गिवन एड्रेस पे, और उसके बाद क्या घटित होता है, लेट्स रीड द स्टोरी द एड्रेस बाय मार्गा मिंको। तो चलिए पेज नंबर 10 स्नैपशॉट का हमारा सप्लीमेंट्री रीडर जो है, पेज नंबर 10, द एड्रेस बाय मार्गा मिंको। This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. पहली लाइन के अंदर वर्ड आया है, दिस शॉर्ट स्टोरी इज अ poignant. Pronounce it again please. Poignant मीन्स टचिंग, बहुत गहराई से जो दिल को छूने वाली चीज हो। इसको बहुत से पोइग्नेंट बोलते रहते हैं बच्चे। दिस इज पोइग्नेंट ऑफ अ डॉटर, एक बेटी की एक टचिंग स्टोरी है ये, जिसके अंदर वो अपने माँ के सामान की खोज में जाती है। बिलोंगिंग्स, द थिंग्स बिलोंग्स टू समवन, जो सामान किसी संबंधित होता है उसको बिलोंगिंग्स बोलते हैं। युद्ध के बाद, आफ्टर द वार इन हॉलैंड, की एक बेटी अपने माँ के सामान के लिए युद्ध के उपरांत हॉलैंड में जाती है। व्हेन शी फाइंड्स देम, जब उसको वो सामान मिलता है, द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ, तो वो सामान जो है, वो चीजें जो है उसकी यादों को ताजा कर देते हैं जो उसके साथ उसकी जुड़ी होती है बचपन की, जीवन के शुरुआत की, अर्लियर लाइफ की। However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. हालांकि उन सभी चीजों को वो पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का निर्णय लेती है, क्योंकि वो चीजें जो है सुखद मेमोरीज के साथ साथ कुछ दुखद घटनाओं का भी उसको एहसास दिलाती है। तो लेट्स रीड। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड. द वुमन लुक्ड एट मी searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. No, I don't know you. I am Mrs. S. daughter. She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. बिल्कुल शुरुआती शब्द है, डू यू स्टिल नो मी, क्या तुम अब भी मुझे जानते हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, उस औरत ने मुझे गौर से देखा। सर्च जैसे हम कुछ खोजते हुए, कुछ कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की,
उसने गौर से देखा, कुछ सोचते हुए। शी हैड ओपन्ड द डोर, उसने बहुत ही बिल्कुल ही थोड़ा सा दरवाजा खोल रखा था। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, ये कहती है कि मैं पास चली गई और सीढ़ियों के ऊपर जो स्टेप होता है आगे वाला देहड़ी के पास, उस पर खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू, उसने जवाब दिया कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती। देन आई एम मिसिज एस डॉटर, कि मैं मिसिज एस की लड़की हूँ। इन्होंने अपनी माँ का नाम या पूरा नहीं दिया, सिर्फ एस दिया है। उसने हमारी लेखिका जो नरेटर भी है वो कहती है कि मैं इसकी लड़की हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, उसने दरवाजे पर अपना हाथ इस तरह से रख रखा था जैसे वो ज्यादा दरवाजा नहीं खोलना चाहती थी, थोड़ा सा खोल रखा था। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन, पहचान। उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं दिखाई दे रहा था बिल्कुल स्पष्ट कि पता चल सके। शी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस, वो चुपचाप मुझे घूर रही थी, देखे जा रही थी। Perhaps I was mistaken, I thought perhaps it isn't her, एक बार तो मुझे भी लगा कि शायद मैं गलत हूँ, मैंने सोचा कि शायद ये वो औरत ना हो। I had seen her only once, मैंने उसको सिर्फ एक बार देखा था। Fleetingly and that was years ago, fleetingly का मतलब होता है थोड़ा सा, बिल्कुल पल भर के लिए, जैसे किसी की झलक हम देखें। और कहती है कि and that was years ago, और वो तो बहुत सालों पहले की बात है। It was most probable that I had rung the wrong bell, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने गलत घंटी बजा दी हो, रंग बजा दी हो, wrong bell गलत घंटी। The woman let go of the door and stepped to the side, जो महिला थी वो वहां से दरवाजे से साइड में हो करके, एंड स्टेप टू द साइड, उसने अपने आप को साइड में किया। सी वाज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन, जब वो थोड़ी सी साइड में हुई, जब उसने एक स्टेप साइड में लिया तो मैंने उसको देखा तो उसने मेरी माँ का जो हरे रंग का कार्डिगन था वो पहन रखा था, यानी कि उसकी माँ के जो कपड़े थे वो उस लेडी ने पहन रखे थे। द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, सफेद रंग के जो बटन होते हैं उसके ऊपर लकड़ी के जो बटन लगे हुए थे वो धोने के कारण कई बार हमारा वही कपड़ा भी पीला पड़ जाता है, बटन भी थोड़े गंदे मटमेले से हो जाते हैं। तो पेल का मतलब वो है जो पीलापन लिए हुए मटमेला रंग होता है। She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. She saw, उसने देखा, that I was looking, उसने देखा कि मैं उसको देख रही हूँ कार्डिगन के ऊपर, तो उसने क्या किया, half hid herself, उसने अगेन अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपा लिया। But I knew now that I was right, लेकिन अब मुझे पक्का हो गया था कि मैं सही पते पर आई हूँ और ये वही लेडी है जिसके पास मुझे आना चाहिए था। Well, you वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा कि ठीक है तो आप मेरी माँ को जानती थी। हैव यू कम बैक, सेड द वोमेन, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, ओनली मी, महिला जवाब देती है कि क्या तुम वापस आ गए, उस महिला ने कहा। एंड आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, कि मेरा तो ऐसा मानना था कि कोई वापस ही नहीं आया, सिर्फ मैं ही वापस आई हूँ, यानी कि वो अपने लिए कह रही कि शायद मैं खुद जो है अकेली वापस आई हूँ और कोई वापस नहीं आया। Okay, a door opened and closed in the passage, page number 11. A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. उस पीछे के गलियारे में जैसे दरवाजा खुला और बंद हुआ तो वहां से वो महिला जब हटी तो वहां से एक स्मेल होती है, बदबू। आप दो शब्द यूज करते हैं स्मेल के लिए, कई बार कहते हैं कि फाउल स्मेल आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, और एक खुशबू के लिए भी यूज करते हैं, फ्रेग्रेंस जिसको आप बोलते हैं। तो इस चीज को ध्यान रख के, जो अच्छी होती है उसको फ्रेग्रेंस बोलते हैं और जो बुरी होती है उसको स्मेल ही बोल देते हैं। इमर्स्ड, एक बुरी सी दुर्गंध उठी। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वांटेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। वो कहती है कि मुझे खेद, आई रिग्रेट, जब हम किसी बात का दुख जताते हैं कि सॉरी बोलना चाहते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, कि मैं ट्रेन से यहाँ विशेष रूप से आई हूँ। एंड आई वांटेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ, उस लेडी से, हमारी लेखिका जो है, जो मार्गो मिंको है, वो कह रही है। मार्गा मिंको, मार्गो नहीं सॉरी, मार्गा मिंको है जो वो कह रही है। इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, वो महिला जवाब देती है, सेड द वुमन, कि ये मेरे लिए उपयुक्त समय नहीं है। कन्वीनियंट उपयुक्त समय नहीं है, नॉट कन्वीनियंट यानी कि अभी बात नहीं कर सकते। आई कांट सी यू अनदर टाइम, की फिर कभी मिलेंगे, फिर कभी आ जाना, फिर बात करते हैं। शी नोडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर
एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड। अब उसने सिर हिलाया मना करते हुए और सावधानी पूर्वक, कॉशियसली, सावधानी पूर्वक दरवाजा बंद कर दिया धीरे से, ताकि अंदर कोई भी डिस्टर्ब ना हो, अंदर कोई व्यक्ति बैठा हो डिस्टर्ब ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, someone stared at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing. The woman would have said it was nothing. वो कहती है कि मैं वहीं सीढ़ी पर खड़ी रही, खिड़की के सामने का पर्दा हिला, किसी ने मेरी तरफ देखा, यानी कि जो बीच में थोड़ा सा गेट के जगह थी वहां से देखा और पूछा कि मुझे कुछ चाहिए क्या, यानी अंदर कोई और होगा। तो उस महिला ने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं था, ऐसे ही। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। अब वो कहती है कि वहां जब मैंने फिर दोबारा जो नेम प्लेट देखी, उसके ऊपर डॉर्लिंग इट सेड, उसके ऊपर लिखा हुआ था डॉर्लिंग इन ब्लैक लेटर्स ऑन द वाइट एनेमल। ये वाइट एनेमल यानी कि नीचे का रंग सफेद है और सफेद रंग के ऊपर काले रंग से लिखा हुआ था डॉर्लिंग। एंड ऑन द जेम ए बिट हायर द नंबर 46, यानी कि ऊपर नाम लिखा है डॉर्लिंग और जैम्प जो होता है वो चौखट होती है, उससे थोड़ा ऊंची जगह पर वो प्लेट लगी हुई है और उसके ऊपर लिखा हुआ डॉर्लिंग एंड नंबर 46, यानी कि घर का नंबर लिखा हुआ है 46। एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो। ये कहती है कि जब मैं एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जब मैं वापस जाने के लिए स्टेशन की तरफ जा रही थी, आई थॉट, मैंने सोचा मेरी माँ के बारे में जिसने मुझे ये एड्रेस दिया था सालों पहले, ईयर्स एगो, सालों पहले ये एड्रेस दिया था। It had been in the first half of the war. I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. वो कहती है कि जब युद्ध का समय था, यानी कि मैं कुछ दिनों के लिए जब युद्ध का पहला दौर चल रहा था घर आई थी, तब मैंने कमरों के अंदर कुछ बदलाव देखा था। I had been in the first half of the war. I was home for a few days and struck me immediately that something or other about the rooms had changed. कि मुझे एकदम से लगा कि कुछ तब्दीली हो गई है, जैसे हम कई दिनों बाद अपने घर में आए तो चीजों के हम आदी हो चुके होते हैं, रोजाना जो चीजें देखते हैं, अगर उनमें कोई चीज मिसप्लेस है या उसकी जगह बदल दी गई है तो हमें पता चल जाता है इसकी जगह चेंज हो गई है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मुझे काफी चीजें वहां नदारद मिली, मिस्ड मतलब गुम थी, नदारद थी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, मेरी माँ को मैं बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि मैं चीजों को बहुत जल्दी नोटिस कर लेती हूँ, बहुत जल्दी चीजों के बारे में अनुमान लगा लेती हूँ। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसिस डॉर्लिंग, तब उन्होंने मुझे मिसिस डॉर्लिंग के बारे में बताया था। आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर। मैंने उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं सुना था, लेकिन इतना पता था कि वो मेरी माँ की कोई पुरानी परिचित थी। एक्वेंटेंस जो है वो परिचित को बोलते हैं, जान पहचान वाला। whom she hadn't seen for years, उससे वो बहुत सालों से नहीं मिली थी। she had suddenly turned up and renewed their contact, लेकिन उन दिनों में युद्ध के समय में वो अचानक से उसके सामने आ गई थी। since then she had come regularly, और उसके बाद वो रोजाना मेरी माँ के पास आने लगी थी। every time she leaves here she takes something home with her, said my mother, मेरी माँ ने बताया कि जब भी हर बार वो यहाँ आती है तो कुछ न कुछ सामान यहाँ से लेके चली जाती है। She took all the table silver in one go and then the antique plates that hung there. She had trouble lugging those large vases and I am worried she got a creak in her back from the crockery. My mother shook her head pityingly. अब वो कहती है कि उसकी माँ जो है उसको दूसरे नजरिए से देख रही है। वो कहती है कि तो बेचारी हमारी हेल्प करने आती है युद्ध का समय और सामान धीरे धीरे लेके जाती है ताकि सेफ रह सके, और युद्ध के बाद जब समय सही होगा, यानी कि हालात ठीक होंगे, तो ये सामान हमें लौटा देगी। तो उसकी माँ बताती है कि ये कुछ न कुछ अपने साथ ले जाती है। और एक बार तो जब ये चांदी के सारे बर्तन लेकर के गई थी, शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, चांदी के बर्तन, तो वहां पुरानी प्लेटें भी थी, बड़े गुलदस्ते भी थे, उठाने में बड़ी दिक्कत हुई थी और उनकी वजह से शी हैड ट्रबल लगिंग दोस लार्ज वेसेस, बड़े बड़े वेसेस को उठाने में उसकी कमर में हो सकता है कि बेचारी की मोच भी आ गई हो। माई मदर शूकर हेड पिटिंगली, मेरी माँ ने जो था दया भाव से सिर हिलाया। पिटिंगली पीटी से बना है, दया भाव से। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, शी सजेस्टेड इट टू मी herself. She even insisted she wanted to save all my nice things.
ये कहती है मेरी तो उससे कुछ बात कहने की हिम्मत भी नहीं होती, क्योंकि इसकी माँ कह रही है, लेखिका कह रही है कि मेरी माँ ने मुझे बताया कि ये सुझाव जो था सामान का, ये उस डॉर्लिंग ने, यानी कि जिससे अभी ये मिलने आई है, उस महिला ने ही दिया था, और मैं तो उसका धन्यवाद किस मुंह से करूं, वो खुद ही सारी चीजें जो है मेरी बचाना चाहती है। यानी कि इसकी माँ के मन में ये है कि लेडी मेरी बड़ी हेल्प कर रही है, और ये मेरा सामान, सी वांटेड टू सेव ऑल माय नाइस थिंग्स, कि मेरी सारी अच्छी चीजें ये बचा के रखना चाहती है, कोई नुकसान ना हो। इफ वी वर टू लिव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग, शी सेज। वो कहती है कि अगर हालात बिगड़े और हम यहाँ न रह सके तो सारा सामान हम खो देंगे, इसकी बजाय मैं ले जाके रख लेती हूँ, जब सब हालात ठीक हो जाएंगे तो तुम्हें वापस लौटा दूंगी। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड। ये कहती है कि मैंने अपनी माँ से पूछा भी था कि क्या आप इस बात से सहमत है कि वो सारी चीजें संभाल कर रखेगी। एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, आई वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। वो कहती है कि क्या ये सब पूछना जरूरी है। लेकिन माँ कहती है कि एक तो बेचारी हमारी हेल्प कर रही है, ऊपर से तुम कह रही हो क्या उससे पूछा, तो मुझे ये उस इंसल्ट करने जैसा लगता है कि जो व्यक्ति हमारी मदद कर रहा हो उससे मैं पूछूं भी कि क्या वो सामान हमें वापस भी मिलेगा। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग, और तुम देखो वो कितना खतरा उठा रही है हमारे लिए। ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग, की हर बार जब वो हमारे घर से बाहर जाती है तो कितना खतरा उठा के जाती है, कोई देख ले और करे तो उसको बेचारी को समस्या हो जाए, ऐसा उसकी माँ का मानना है। देन आ जाइए पेज नंबर 12, कम टू पेज नंबर 12। My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it. मेरी माँ को ये एहसास हो गया था, माई मदर सीम्ड टू नोटिस, सीम्ड टू नोटिस का मतलब ऐसा लग रहा था, उनको आभास हो गया दैट आई वाज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, कि मैं इस बात से सहमत नहीं थी, मैं आश्वस्त नहीं थी कि ये महिला हमें वापस भी देगी। यानी कि मेरे व्यवहार से मेरी माँ को लग गया था। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। फिर उसके बाद मेरी माँ ने मुझे, रिप्रोविंगली होता है फटकार की नजर से, यानी डांटने के भाव से देखा, और उसके बाद हमारी इस विषय को लेकर के कोई बात नहीं हुई। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. ये कहती है कि इस बीच में मीन वाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, इस बीच में स्टेशन तक पहुंची विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन, बिना किसी प्रकार का ध्यान दिए हुए, टू द थिंग्स ऑन द वे, रास्ते में क्या क्या चीजें उनकी तरफ मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन, क्योंकि वो रास्ते उसके जाने पहचाने थे। और ये कहती है कि हालांकि मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि काफी टाइम बाद मैं उनके बीच में से गुजर रही थी, युद्ध के फर्स्ट टाइम सिंस द वार, युद्ध के बाद पहली बार उनसे वो सामने आ रही थी वो चीजें उसके। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी, वो कहती है कि मैं ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहती थी, जितनी मुझे जरूरत थी मैं उससे आगे नहीं जाना चाहती थी। आई डिडंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस, वो कहती है कि मैं उन घरों को, उन गलियों को जिनकी यादें मेरे मन में बसी हुई थी, उनको देख करके अपने आप को उदास नहीं करना चाहती थी, और अपना कीमती समय भी नहीं खोना चाहती थी, क्योंकि जहां पर हमने समय बिताया हो उस जगह को दोबारा अब लाइफ में हमें जाने का मौका मिलता है, तो हमें वो सब चीजें मेमोराइज होने लगती है, वो सब चीजें स्मरण आने लगती है, वो मेमोरीज सारी की सारी रिकलेक्ट होने लगती है। तो ये कहती कि मैं उनमें समय नहीं गंवाना चाहती थी। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसिस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। ये कहती है कि फिर वापसी में, इन द ट्रेन बैक आई सॉ, उस ट्रेन के अंदर फिर मैंने मेरे सामने मिसिस डॉर्लिंग को देखा। आई मेट हर, इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। कब देखा? कहती है कि इट वॉज द मॉर्निंग, ये वो सुबह थी, आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, मेरी माँ ने जब उसके बारे में मुझे बताया था। आई हैड गोट अप लेट, मैं देरी से उठी थी। कमिंग डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे आई। आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने मेरी माँ के पास से किसी को बाहर जाते देखा। ए वोमेन विद ब्रॉड बैक, एक चौड़ी कमर वाली महिला, ब्रॉड बैक चौड़ी कमर वाली महिला को, यानी कि मेरी माँ उसको छोड़ने जा रही थी, नीचे आते हुए अपनी माँ को किसी को छोड़ते हुए देखा। देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर, जब ये तब का जिक्र कर रही है जब पहली बार वो कह रही है ना कि एक बार मैंने देखा था, कुछ पल के लिए, उस टाइम का जिक्र कर रही है ये।
मेरी माँ ने कहा कि शी देयर इज माई डॉटर, की मेरी बेटी है यहाँ। सी बेकन टू मी, उसने मेरी तरफ उसका ध्यान दिलाना चाहा, उसको इशारा किया। द वुमेन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट। लेकिन उस महिला ने अपना सिर हिलाया और मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और अपने कोट रखने वाले रैक के नीचे से सूटकेस को छुपाते हुए ले गई। यानी कि उसने भूरे रंग का कोट पहन रखा था एंड ब्राउन कोट एंड शेपलेस हैट। शेपलेस यानी बेढंगी सी, जिसकी कोई शेप प्रॉपर हम कह नहीं सकते। शेपलेस, बेतरतीब, बेढंगी टोपी पहन रखी थी। डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि ये जो महिला है वो हमसे काफी दूर रहती है क्या? डज शी लिव फार अवे। सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हेवी केस, कि ये जो महिला जब वो चली गई तो वो कहती क्या दूर रहती है, इसने इतना भारी सूटकेस लेकर के, और कितनी कठिनाई हो रही थी इसको बेचारी को, कहाँ लेके जाएगी। तो माँ का जवाब होता है इन मार्कोनी स्ट्रीट्स। मार्कोनी स्ट्रीट जगह का एड्रेस है, यानी कि मार्कोनी स्ट्रीट जहाँ 46 नंबर अभी हमने पढ़ा था। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर नंबर 46, रिमेंबर दैट, कि याद रखना इस महिला का एड्रेस जो है मार्कोनी स्ट्रीट में 46 नंबर में ये रहती है। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मुझे ये याद था, बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैंने वहां जाने के लिए लंबे समय तक इंतजार किया। Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. ये कहती है कि मैंने लंबा इंतजार तो किया, और लिबरेशन, आज़ादी कह सकते हैं, लिबरेशन और फ्रीडम एक ही चीज़ है, कि मुझे वो सब चीज़ें जो थी बच गई थी। आफ्टर लिबरेशन आई वाज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड, उनमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहा था। ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ एंड नेचुरली आई वाज आल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट, और साथ में मुझे वहां जाने से डर भी लगता था। नंबर एक तो उन चीज़ों में मुझे रुचि नहीं रह गई थी कि आफ्टर लिबरेशन में दोबारा वहां घर जाऊं और सब चीज़ें जो पुराना स्टॉक वहां रखा है उसको इकट्ठा करके लाऊं। और डर किस बात का था? आई वाज आल्सो रेदर afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed. हमारा किसी भी चीज से कोई लगाव होता है, ये कहती है कि मुझे उन चीजों का सामना करने से डर लग रहा था जो ऐसे संबंध से जुड़ी थी जो अब वास्तव में नहीं था। यानी कि अब वो चीजें जो है रियल में हमारी नहीं थी, हमसे संबंध नहीं रखती थी, और वो जो इमोशंस थे दे नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, वो रहे भी नहीं थे। विच वर hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. वो कहती है कि ये जो अलमारियां और बक्सों में जितना व्यर्थ का सामान, वो अब वापस उनको उस जगह से मिसप्लेस करके दोबारा लगाना बहुत नामुमकिन था, मुश्किल था। इतने वर्षों तक वो एक ही जगह टिकी हुई थी। इंसान तो देखो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उनके अंदर बहुत से नए इमोशंस आ जाते हैं, नए लोग मिल जाते हैं, लेकिन वस्तुओं की कीमत धीरे धीरे उनसे अटैचमेंट हमारी खत्म हो जाती है। जब तक चीजों को हम साथ रखते हैं तब तक तो उनके साथ अटैचमेंट होती है, लेकिन एक बार अगर हम उनसे थोड़ा सा अलगाव कर लें या अलग हो जाएं तो उनमें थोड़ी कम रुचि रह जाती है। उसी प्रकार हमारी लेखिका जो है वो भी कह रही है कि अब उन चीजों के साथ वो लगाव जो था नहीं रह गया था। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी lighter color, there was a bed you could sleep in unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day, and one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. I wanted to see them, touch and remember. ये कह रही कि धीरे धीरे ग्रेजुअली, धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया, नॉर्मल रूटीन में खाना बनने लगा, सोने के लिए बिस्तर मिल गया जिसके ऊपर बिना डरे, अनथ्रेटन्ड, बिना डरे सोया जा सकता था। एक कमरा मिल गया जिसके अंदर से रोजाना बाहर देखने की एक आदत सी हो गई थी। और एक दिन मुझे उस पते पर मौजूद सभी चीजों के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। ये कहती जब सब नॉर्मल रूटीन में आ गया तो वन डे आई नोटिस्ड आई वाज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। तो कई बार कुछ सोचते सोचते हमारे मन में भी किसी चीज को देखने का मन में आ जाता है। उस प्रकार इसके मन में आया, लेखिका कहती मेरे मन में आया कि उनके बारे में मैं जानूं, उन्हें देखूं, उन्हें छू करके देखूं, मैं याद करूं। वांटेड टू सी देम, टच, रिमेंबर,
After my first visit in vain to Mrs. Dorling's house, I decided to try a second time. कहती है एक बार तो मैं जा आई वहां पे, कोशिश नाकाम रही है. वेन, इन वेन का मतलब नाकाम रहना. विजिट इन वेन यानी कि वहां जाना नाकाम रहा, कोई फायदा नहीं हुआ. देन आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम. मैंने निर्णय किया कि मैं दूसरी बार भी वहां जाऊं. Now a girl of about 15 opened the door to me. I asked her if her mother was at home. दूसरी बार गई अब हमारी लेखिका, चली गई वहां. उसको मिलती है एक 15 साल की लड़की जो दरवाजा खोलती है और खोलते ही पूछती है, I asked her if her mother was at home, कि क्या उसकी माँ घर पे है. No, she said, my mother is doing an errand. No matter, I said, I will wait for her. ये कहती है कि नहीं, मेरी माँ तो घर पे नहीं है, मेरी माँ कहीं गई है. तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी माँ का इंतजार कर लूंगी, हमारी लेखिका कहती है. एंड देन नो मैटर, आई सेड, मैंने कहा आई विल वेट फॉर हर, मैं उसका इंतजार कर लूंगी. कम टू पेज नंबर 13. आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज. एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर. वो कहती है उस लड़की के पीछे पीछे मैं उस रास्ते पे गई, उस लड़की के साथ होली अंदर की तरफ. एक पुराने डिजाइन का एक हनुक्का स्टैंड का नाम ही हनुक्का, वहां की लैंग्वेज के अंदर है कुछ, जिसके ऊपर मोमबत्ती रखी जाती है. वो शीशे के पास रखा होता मोमबत्ती रखने का हैंडल. वी नेवर यूज्ड इट, हमने उसको कभी यूज नहीं किया था. ये लेखिका का तो जाना पहचाना है क्योंकि उसका घर है ये पुराना, युद्ध से पहले का. तो ये कहती कि इसका यूज हम नहीं करते थे बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक. ये कहती है कि ये जो नॉर्मल कैंडल स्टिक होता है, नॉर्मल स्टैंड होता है मोमबत्ती का, उससे बहुत ज्यादा भारी था, इसलिए इसको हम बहुत ही कम यूज करते थे. असाधारण भी था, भारी भी था. वॉन्ट यू सिट डाउन, क्या तुम बैठोगे नहीं, आस्क्ड द गर्ल, उस लड़की ने कहा. शी हेल्ड ओपन द डोर of the living room and I went inside past her. I stopped horrified. I was in a room I knew and did not know. I found myself in the midst of things I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere, or because of the tasteless way everything was arranged, because of the ugly furniture or the muggy smell that hung there. I don't know, but I scarcely dared to look around me. The girl moved a chair. I sat down and stared at the wooden tablecloth. I rubbed it. My fingers grew warm from rubbing. I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge, there should be a burn mark that had never been repaired. जब उसने कहा कि तुम बैठोगी नहीं, उसने बैठक का दरवाजा खोला और मैं उसके पीछे अंदर चली गई. आई वेंट इनसाइड पास्ट हर. आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड. वो कहती है कि मैं डर के मारे रुक गई जब कमरे के अंदर का नजारा देखा. वो कहती है कि मैं एक ऐसे कमरे में थी. आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, कि जैसे कमरे के अंदर जिसको मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी. जानती तो इसलिए थी क्योंकि उसका बचपन वहां भी तक उसका सामान वहां रखा था. नहीं जानती थी क्योंकि वो उसके बाद पहली टाइम उनके घर आई उस सामान को देखने. सामान उसका भरा पड़ा है लेकिन कमरा उसके लिए अनजान है, सामान उसी का है. मैंने खुद को उन चीजों के बीच पे है जिन्हें मैं दोबारा देखना तो चाहती थी, लेकिन उस अजीब माहौल ने मुझे जकड़ लिया था. कौन सा अजीब माहौल? स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड. एक ऐसा बेढंगा तरीका जिसमें वहां सारा सामान जो है उसका सजाया हुआ था. बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल हंग देयर, वहां पर बहुत ही गंद भरी यानी कि बदबू स्मेल, अभी हमने जिक्र किया, भद्दा फर्नीचर की वजह से या उसकी जो स्मेल आ रही थी उसकी वजह से. ये कह रही है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी. इवन बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, कि मैं अपने आसपास देख पाऊं, इतना बुरा माहौल था वहां. द गर्ल मूव्ड अ चेयर, तभी लड़की ने कुर्सी सरकाई. आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द स्वोलन टेबल क्लॉथ. कहती कि मैं कुर्सी पे बैठ गई और टेबल क्लॉथ जो मेज पोज था उसको देखने लगी. उसके बाद ये कहते हैं कि आई रब्ड इट, मैंने उसके ऊपर उंगलियां फिराई अपने, उसको रगड़ा और उसके पैटर्न को महसूस किया, यानी कि उसके ऊपर जो उसका पैटर्न था उसका जाना पहचाना था. और किनारे पर कहीं उसके एक जलने का निशान होना चाहिए था. ये मन में सोच रही है, समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड. और वो निशान उसको वहां मिल गया जो कभी ठीक नहीं किया गया. यानी कि मिसिस डॉर्लिंग लेखिका के घर से उसको उठा करके लाई थी, वो वैसा ही पड़ा है, रिपेयर भी नहीं किया. माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल.
आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप? वो लड़की कहती है कि मेरी माँ जो है अभी जल्दी वापस आ जाएगी और मैंने उनके लिए चाय बनाई है, क्या आप भी चाय लेंगी? थैंक यू, मैंने धन्यवाद कहा। आई लुक्ड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, सी हैड अ ब्रॉड बैक जस्ट लाइक हर मदर। मैंने देखा, द लड़की लड़की जो थी, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, वो उसके ऊपर, मेज के ऊपर, टी टेबल के ऊपर जचा रही थी। उसकी भी अपनी माँ जैसी कमर थी, ब्रॉड बैक, चौड़ी कमर थी, जस्ट लाइक हर मदर, माँ की जैसी। सी पॉट टी फ्रॉम अ व्हाइट पॉट, उसने एक सफेद जो बर्तन होता है, चाय की केतली होती है सफेद, उससे चाय डालना शुरू किया। ऑल इट हेड वाज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, उसके ढक्कन के ऊपर एक सुनहरी किनारी थी, गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड। आई रिमेम्बर्ड, सी ओपन्ड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, मुझे वो सारी चीजें याद आ गई क्योंकि ये सामान उसी का है। ये कहती है कि मुझे, उसने वो चाय डाली और मैंने वो सब याद किया, वो डिब्बा उसके अंदर से, तभी उसने कुछ चम्मच बाहर निकाली, उसमें से कुछ चम्मच निकाले। शी ओपन्ड अ बॉक्स, एक डिब्बा खोला, एंड टुक सम स्पून्स आउट, दैट्स नाइस बॉक्स, आई हियर्ड माई ओन वॉइस। ये कहती है कि मुझे ऐसे लगा उसको देख करके कि मेरी खुद की आवाज में आवाज आ रही है कि वाह बढ़िया डिब्बा है, मैंने अपनी आवाज सुनी। और कहती है कि इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, ये एक बड़ी अजीब आवाज थी, एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, मानो इस कमरे में हर आवाज अलग हो। ओह यू नो अबाउट देम, सी हैड टर्न राउंड एंड बोट मी माई टी। अब लड़की ने कहा कि अच्छा क्या तुम इसके बारे में जानती हो? वो हंसी, मेरी तरफ मुड़ी और चाय लेकर के आई, मेरे लिए चाय लेके आई। सी लाफ्ड, वो हंसी। माई मदर सेज इट इज एंटीक, वो लड़की कहती कि मेरी माँ कहती कि ये सामान है ना एंटीक है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास बहुत सारा भी है एंटीक। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी फॉर योर सेल्फ, वो कहती है कि ये दुर्लभ चीजें हैं, बहुत कीमती चीजें, एंटीक है। और मेरी माँ कहती है कि हमारे पास बहुत सारे, उसने कमरे में चारों तरफ इशारा किया, इशारा करते हुए, सी पॉइंटेड राउंड द रूम, कमरे में इशारा करते हुए कहा कि वो देखो चारों तरफ बहुत सारी चीजें ऐसी है। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके हाथ की तरफ देखने की जरूरत थी। आई न्यू विच थिंग्स सी मींट, मुझे पता था कि वो किन चीजों का जिक्र कर रही थी। I just looked at the still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. वो कहती है कि मुझे उसका हाथ की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं थी, मैं जानती थी कि वो क्या कहना चाह रही है। बस मैंने चाय की मेज के ऊपर रखी उस स्थिर कलाकृति को देखा। बचपन से ही मुझे पीतल की थाली में रखा हुआ सेब पसंद था। कलाकृति बनी हुई है ये है ना। आई had always fancied the apple on the pewter plate, ये एक कलाकृति बनी हुई है कि पीतल का थाली, उसके अंदर सेब बना हुआ है, उकेरा हुआ है। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, सी सेड, उस लड़की ने कहा कि हम इसको हर चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, आई वांटेड टू सो मच बट इट वाजंट एनीथिंग स्पेशल। हम इसका इस्तेमाल हर चीज के लिए करते हैं। एक बार तो हमने दीवार पर टंगी प्लेटों में भी खाना खा लिया था, वो प्लेटें कुछ डेकोरेशन के, लेकिन वो लड़की कह रही है कि एक बार वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, की दीवार पे जो टंगी हुई है ना जी प्लेटें, इनमें हमने खाना भी खा लिया था। आई वांटेड टू सो मच, मेरा मन तो बहुत कुछ कर रहा था, बट इज वांट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन अब क्या कर सकते थे, कुछ खास बात नहीं थी इसमें। आई had फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, उस कपड़े के ऊपर मुझे वो जलने का निशान मिल गया था। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, अब जब मैंने वो निशान देख रही थी तो उस लड़की ने मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। क्वेश्चन, प्रश्न, इसके साथ INGLY वाई लगा दिया, क्वेश्चनिंगली, उसने सवालिया नजर से देखा। यस आई सेड, मैंने कहा हाँ। यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। मैंने कहा हाँ, घर में इन सभी प्यारी चीजों को छूने की अपनी आदत हो जाती है और शायद कभी उन्हें देखते हैं। यू ओनली, पेज नंबर 14, नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, हम रोजाना चीजों को देखते हैं, उनको उनको महसूस करते हैं, लेकिन हमें पता तब चलता है, विशेष रूप से किसी चीज पे गौर तब फरमाते हैं जब वो वहां से मिसिंग हो, बिकॉज इट इज टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल। वो कहते हैं कि या तो वो चीज मिस हो जाए, या आपने उसको रिपेयर के लिए दिया हो, या फिर किसी को उधारा दे दिया हो एक बार, यानी कि कोई भी चीज जो है उसकी एक तरह से हम कह सकते हैं कीमत
या उस चीज़ का हमारे नज़र के अंदर या हमारे जीवन में क्या महत्व है, तब पता लगता है जब या तो उसकी मरम्मत करनी हो या किसी गायब हो गई हो या किसी को उधार दे दिया हो। Again, I heard the unnatural sound of my voice and I went on. I remembered my mother once asked me if I would help her polish the silver. It was a very long time ago and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill. ये कहती है एक बार फिर मुझे अपनी ही आवाज़, जो थोड़ी देर पहले ये कह रही थी कि कमरे में मुझे अपनी आवाज़ सुनाई दी, अपनी ही अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, यानी कि ये कहीं न कहीं इसके अंतर्मन की आवाज़ है। ये कहता है कि फिर मुझे वही आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ में क्या बोल रही थी कि मुझे याद है कि एक बार मेरी माँ ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं इन चांदी के बर्तनों में को चमकाने में आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि मैं चांदी के बर्तनों में चमकाने में उनकी मदद कर सकती हूँ। ये बहुत बहुत समय पहले की बात है जब ये कह रही है कि आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल, कि शायद उस दिन मैं या तो बोर हो रही थी, ऊब रही थी, या हो सकता है कि बीमार होने के कारण घर पर ही थी। As she had never asked me before, I asked her which silver she meant, and she replied, surprised, that it was the spoons, forks, and knives, of course, and that was the strange thing. I didn't know the cutlery we ate of every day was silver. ये कहती है कि जब ये बात हमारी चल रही थी तो उसने इससे पहले मुझे कभी नहीं पूछा था, जब सिल्वर का जिक्र है तो मैंने पूछा कि चांदी के कौन से बर्तन, तो उसने आश्चर्य से उत्तर दिया कि जो चम्मच, कांटे, चाकू, यानी कि ये फोर्क है, ये स्पून है, ये नाइफ है, ये सारे के सारे, उस दिन से पहले वो कहती कि मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरे लिए बड़ी स्ट्रेंज थिंग थी, कि जिन चीजों में स्ट्रेंज इसलिए थी कि जिन चीजों में हम खा रहे हैं वो चांदी के बर्तन है। हमारे यहाँ भी पुराने जमाने में कहते हैं कि जो अमीर लोग थे, रईस लोग थे, चांदी, सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाया करते थे। धीरे धीरे पैटर्न बदला, कांसे में खाने लगे, पीतल में खाने लगे, तांबे में खाने लगे, यूं करते करते धीरे धीरे आज हम एल्यूमिनियम पे आ गए हैं। कोशिश तो ये हो रही है कि अर्थन पॉट्स वापस लेके आए कम से कम, और नहीं तो जो मिट्टी के बर्तन उनमें खाना पकाया जाए, बनाया जाए, ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। सारी बीमारियां एल्यूमिनियम के कारण ही फैली है। खैर, कम टू द चैप्टर। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की फिर हंसी। आई बेट यू डोंट नो इट इज आइदर। आई लुक्ड इन intently at her. What we eat with, she asked. Well, do you know? वो लड़की कहती है मुझे यकीन है कि तुम्हें यह नहीं पता होगा, चांदी के बारे में वो जब बर्तनों की बात आ रही है कि आई बेट यू डोंट नो इट इज आइदर। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। व्हाट वी ईट विद, शी आस्क्ड, कि हम किसके साथ खाते हैं। वेल, डू यू नो, क्या तुम जानती हो। शी हेजिटेटेड, वह हिचकिचाई, हेजिटेट जैसे हम कहते हैं कि हेजिटेशन मत करो इंग्लिश बोलने में। शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉअर। आई विल लुक, इट्स इन हियर। वो बराबर के दराज जो मेज रखा था उसके पास गई, साइड बोर्ड के पास दरवाजा खोला और कहती मैं देख लेती हूँ इसमें है, किन चीजों से हम रोजाना डेली यूज करते हैं। आई जंप्ड अप, आई वाज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। अब वो अपनी बातों में उनके साथ उलझ गई थी, बर्तनों की बात आ गई थी, कटलरी की आ गई थी, पेंटिंग्स की आ गई थी। तभी अचानक उसे बात करते करते एहसास हुआ, आई जंप्ड अप, वो चलकर खड़ी हो गई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, समय का पता ही नहीं लगा। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे तो अपनी ट्रेन पकड़नी है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉअर। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर। वो लड़की अभी उस दराज के ऊपर ही उसका हाथ था। उसने पूछा कि क्या तुम मेरी माँ का इंतजार नहीं करोगे, उससे मिलके नहीं जाओगी। नो, आई मस्ट गो। आई वॉक्ड टू द डोर। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉअर ओपन। आई कैन फाइंड माई ओन वे। नहीं, मुझे जाना होगा, और मैं दरवाजे की तरफ चल पड़ी। लड़की ने दराज खोली, वहां से जाने के लिए, मुझे रास्ता देने के लिए। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हियर्ड द जिंगलिंग ऑफ द स्पून्स एंड फॉक्स। वो कहती है कि नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, और वहां से हमारी जो नरेटर है, लेखिका है, वहां से निकल आती है, और जब निकल रही होती है तो उसको वहां से उनकी फोक्स वगैरह की आवाज सुनाई देती है, जो कटलरी वगैरह उसकी आवाज उसको सुनती है, पीछे से जिंगलिंग की आवाज आती है उसकी, स्पून्स एंड फॉक्स। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट मार्कोनी स्ट्रीट। ये कहती है कि रोड, सड़क के किनारे पर एक नेम प्लेट और लगी हुई है, वहां पर नाम लिखा है गली का, मार्कोनी स्ट्रीट। इट सेड, ये दर्शाता है, ये कहता है, यानी कि साइन बोर्ड है। आई हैड बीन एट नंबर 46, और मैं 46 नंबर पे थी। द एड्रेस वाज करेक्ट, एड्रेस बिल्कुल सही था।
बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं इसको और याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुडंट गो बैक देयर, अब मैं दोबारा वापस नहीं जाना चाहती थी। बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट वर लिंक्ड इन योर मेमोरी with the familiar life of former times instantly lose their value when severed from them. You see them again in strange surroundings. वो कहती है कि अब मैं उन चीजों को याद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि पुरानी यादों से जुड़ी चीजें जब उनसे अलग होकर आप उन्हें किसी अनजान जगह पर देखते हैं तो वो अपना महत्व खो देती है, और उन चीजों का हमारे जो रिलेटिविटी होती है, जो हमारा संबंध होता है, जो फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, वो उस तरह से बिखर जाते हैं। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द shreds of a blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. और मैं उन चीजों का छोटे किराए के कमरे में करूंगी भी क्या, ले जाकर के क्या करती, जहाँ खिड़कियों पर अभी भी ब्लैकआउट पेपर के टुकड़े लटके हुए थे, और मुट्ठी भर से ज्यादा जो यूज के रोजाना यूज के कटलरी के सामान होते हैं, फोर्क है, ये स्पून वगैरह है, इतने ही आ पाते हो। आई रिजोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, ये कहती है कि मैंने उसको एड्रेस को भूलने का निश्चय किया। आई रिजोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, कि मुझे इन सारी चीजों को भूलना था। दैट वुड बी द इजीएस्ट। तो हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। तो इसके अंदर दो स्थिति आपने देख ली, युद्ध से पहले की और बाद की, और किस प्रकार से जो एक मेंटल स्ट्रेस के अंदर से व्यक्ति गुजरता है युद्ध की भयावहता से। तो देन कम टू द पेज नंबर 15, टेक्सचुअल एक्सरसाइज, रीडिंग विद इनसाइट। हैव यू कम बैक, सेड द वोमन, उस महिला ने कहा, जो लेखिका हमारी गई है वहां पर। Have you come back? said the woman. I thought that no one had come back. Does this statement give some clue about the story? If yes, what is it? कि क्या तुम वापस आ गए हो? महिला ने कहा, मुझे लगा था कोई वापस नहीं आया है। क्या इस कथन से कहानी के बारे में कोई सुराग मिलता है? भी कहानी है क्या? स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में ही ये होता है ना जब मिलने जाती है। तो अगर हाँ तो क्या सुराग मिलता है? वी हैव टू राइट इन द आंसर। देन सेकंड पॉइंट इज, the story is divided into pre-war and post-war times. What hardships do you think the girl underwent during these times? कि कहानी को युद्ध पूर्व और युद्ध पश्चात काल में विभाजित किया गया, दो पार्ट में बांटा गया है, प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर। प्रीपेड जैसे मोबाइल होता है ना, प्री का मतलब पहले, प्रीपेड यानी जिसमें पहले पैसे दो फिर बात करो, पोस्ट पेड पहले बात कर लो बाद में पैसे दो, पोस्ट पेड बाद में। इस तरह प्री वार युद्ध से पहले और पोस्ट वार युद्ध के बाद। What hardships do you think the girl underwent during these times? आपके विचार में जो कठिनाइयां आई इस दौरान, उस लड़की को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा? यानी कि हमारी जो हमारी नरेटर है, जो वर्णन करता है, कहानी को युद्ध पूर्व और युद्ध पश्चात के काल में विभाजित किया गया है। आपके विचार से इस दौरान लड़की को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा? That you have to write. And third point is, why did the narrator of the story want to forget the address? कहानी का जो नरेटर है, कथावाचक जो है या वर्णन करता है, वो एड्रेस क्यों भूलना चाहता था? वो उसको याद क्यों नहीं रखना चाहता? लास्ट में बिल्कुल एंडिंग पॉइंट में वो आता है। तो ये आपने बताना है। देन द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिक्मेंट दैट फॉलोज वार कमेंट। द एड्रेस युद्ध के बाद उत्पन्न मानवीय दुर्दशा की कहानी है। स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकेमेंट दैट फॉलोज वार, युद्ध के बाद जो दुर्दशा होती है उसकी कहानी है जो द एड्रेस जो हमने पढ़ी है। इसके ऊपर एक टिप्पणी कीजिए कि क्या ये वाकई सही है, सत्य है। तो और चैप्टर द एड्रेस इज कंप्लीटेड एंड आई थिंक द सिलेबस फॉर योर सेट जुलाई जो अभी एग्जाम होना है उसका सेट का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। जो ग्रामर के टॉपिक्स है यू कैन रिपीट देम, उनको दोबारा से रिवाइज करें। जो भी समझ नहीं आया हो, चाहे वो ग्रामर का टॉपिक है या प्रोज का है, पोइट्री है, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो यू कैन आस्क। इसी तरह बाकी जो है आपका वही पैटर्न की, सबसे पहले हम वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, देन योर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड देन you will get a summary of the chapter.
तो रिवाइज कीजिएगा एंड थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।